नमस्कार बच्चों। अंशों के हरण एवं निर्गमन जो अध्याय हमारा चल रहा है, उसमें पिछले अध्याय में पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार है, उसके संबंध में मैंने आपको बताया। तो पिछले अध्याय में मैं आपको जो लेसन था पिछला, उसमें कक्षा में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज में केवल 5 ही प्रकार आपको बता पाया। पूर्वाधिकार अंशों के 9 प्रकार हैं, उनमें 5 मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम जो अगले 4 है, 6 से 9 तक, 1 से 5 तक पहले बता चुका हूँ, 6 से 9 तक पूर्वाधिकार अंश के प्रकार है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो समता अंश है उसका भी अध्ययन करेंगे, और स्टॉक क्या है उसका भी हम अध्ययन करेंगे, हम आपको बताएंगे। नंबर 6 पर सबसे ऊपर में जो अशोध्य अधिमान अंश है, इससे पहले मैं शोध्य अधिमान अंश बता चुका हूँ। यानी शोध्य अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी को एक निश्चित अवधि में अपने जीवन काल में उनका पैसा वापस लौटाना होता है। यानी पैसा वापस लौटाना यानी उनकी पूंजी वापस करना ही शोधन कहलाता है। वर्तमान जो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसमें कह रखा है कि कोई भी कंपनी 20 वर्ष से अधिक के अधिमान अंश निर्गमित नहीं कर सकती। सिर्फ आधारभूत संरचना में जो संलग्न कंपनियां हैं वो 30 वर्ष तक कर सकती है, 30 वर्ष की अवधि के कर सकती है। उनको एक विशेष छूट कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा दी गई है। अब शोध्य अधिमान अंश के बाद में आज हम अध्ययन करते हैं अशोध्य अधिमान अंश। बिल्कुल विपरीत है, इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों। अशोध्य जो अधिमान अंश है, ये वे अधिमान अंश है जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता। यानी इनका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में नहीं लौटाती, वरन कंपनी के समापन के समय ही होता है। यानी कंपनी अगर स्टार्ट में है तो चाहिए 20 साल, 30 साल, 40, 50, कंपनी जब समापन होगी तभी इनका पैसा वापस लौटाएगी। यानी इनका शोधन कंपनी के समापन पर ही होता है। तो ऐसे अंशों को हम अशोध्य अधिमान अंश कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अशोध्य अधिमान अंश पूर्व में प्रचलित थे, लेकिन 2013 के सेक्शन 55 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 55, जिसको मैं अंडरलाइन करना ध्यान रखना है, के अनुसार अशोध्य अधिमान अंशों का कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती। यानी ये अंश है वो अब बाहर हो चुका है। यानी अशोध्य अधिमान अंशों का कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 55 के अनुसार निर्गमन नहीं किया जा सकता। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अशोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन कंपनी अधिनियम के किस सेक्शन के अनुसार नहीं किया सकता, तो आपका आंसर होना चाहिए 55 और 43 मैंने आपको बताया था, वो परिभाषा से संबंधित थी। अब नेक्स्ट है परिवर्तनीय अधिमान अंश, कन्वर्टेबल। यानी अधिमान अंश है उनका परिवर्तन समता अंशों में कर दिया जाए, तो ऐसे अधिमान अंश जिनको समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उन्हें परिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यानी जब इन अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उस समय कंडीशन होती है कि इस अवधि के बाद जो भी अवधि समय होता है, जो भी शर्तें होती है, उनको ध्यान में रखते हुए जिनका समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश या परिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। आप कन्फ्यूज मत होना, अधिमान और पूर्वाधिकार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, दोनों का नाम इंग्लिश में प्रिफरेंशियल है। नेक्स्ट है बेटो अपरिवर्तनीय अधिमान अंश। ये तो थे कन्वर्टेबल, और ये हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, जिनका समता अंशों में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी ये सिर्फ प्रिफरेंशियल रहेंगे और प्रिफरेंशियल से ही इनका शोधन हो जाएगा, ये समता अंशों में परिवर्तित नहीं होंगे। तो परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय एक दूसरे के विपरीत है।
अब जो अंत में है संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश। बच्चों जब मैंने शुरू में पूर्वाधिकार अंशों के यानी अधिमान अंशों के बारे में बताया था तो संचय अधिमान अंश बताए थे। तो संचय अधिमान अंश की परिभाषा दी थी। ये संचय अधिमान अंश का ही एक रूप है, लेकिन इसकी कुछ विशेष उससे ज़्यादा विशेषता है। संचय अधिमान अंश के बारे में बताया था कि जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं हो तो उनका जो लाभांश उनको दिया जाना है वो संचित हो जाता है, और उसके पश्चात जब कंपनी को जिस भी वर्ष लाभ होता है पहले जो संचित लाभांश है वो दिया जाएगा और फिर बाद का लाभांश दिया जाएगा। और यही प्रचलन में ज़्यादातर पूर्वाधिकार अंश होते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा थोड़ा इसको आगे ज़्यादा और भी उस परिभाषा को बढ़ाए। संचय परिवर्तनीय अधिमान अंश वे होते हैं ऐसे अधिमान अंश जिनमें संचयी तथा परिवर्तनीय, यानी परिवर्तनीय की परिभाषा तो पहले बता चुका, यानी संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश में संचयी और परिवर्तनीय दोनों प्रकार के अधिमान अंशों की विशेषता पाई जाती है, इसलिए इन्हें संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश कहा जाता है। यानी इन अधिमान अंशों में संचयी अधिमान अंश और परिवर्तनीय, यानी अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे कि संचयी अधिमान अंश और परिवर्तनीय अधिमान अंश दोनों की परिभाषाओं से मिलकर संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश बनता है। यानी इन अंशधारियों को संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंशधारियों को इनका लाभ संचित हो जाता है, और जब लाभांश नहीं मिले तो जब लाभांश मिलेगा, जब पर्याप्त लाभ होंगे तो पहले इनको लाभ दिया जाएगा, और साथ में इनको परिवर्तनीय अधिमान अंश की भी विशेषता पाई जाती है। यानी कंपनी के जीवन काल में इनको समता अंशधारी में भी परिवर्तित कर दिया जाएगा, इसलिए इनको संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। अब जो पूर्वाधिकार अंश थे, अधिमान अंश थे, उनके जो 9 प्रकार है उनको मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, आपको किसी भी प्रकार को आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है साधारण, सामान्य, समता अंश। कितने नाम हैं? साधारण, सामान्य, समता अंश। साधारण भी कह सकते हो, सामान्य अंश भी कह सकते हो, समता अंश इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विटी शेयर। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका था, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, और बस फर्क इतना है कि इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। परिभाषा आप सुनिए, इस पैराग्राफ में मैंने आपको बता रखी है। समता अंशधारियों को लाभांश तथा समापन के समय पूंजी प्राप्त करने का अधिकार अधिमान अंशधारियों के बाद ही होता है। यानी समता अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, और इनको कंपनी के समापन के समय लाभांश और कंपनी के समापन के समय पूंजी प्राप्त करने का अधिकार किसके बाद होता है? अधिमान अंशधारियों के बाद। यानी सीधी सी बात है, अगर घर में कोई मुखिया है, घर का मालिक है, तो सभी में जो घर के मेंबर होते हैं उनको, देसी भाषा में कहा जाए, उनको मिलने के बाद में सब अगर संतुष्ट हो जाते हैं, सबको सारी जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी कुछ भी मांग है वो पूरी होने के बाद में अंत में सबसे पहले वो लेता है। तो यही स्थिति होती है, ये भी मालिक होते हैं। सबसे पहले ये लाभांश समता अंशधारियों को देते हैं, उसके बाद ये लेते हैं, और समापन के समय पूंजी पहले अधिमान अंशधारियों को देते हैं और फिर उसके बाद में समता अंशधारी लेते हैं। ये समता अंश की परिभाषा थी। अब आप चलते हैं स्टॉक। आजकल प्रचलन में नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 था, उसमें स्टॉक था। इसकी आप परिभाषा देखिए बच्चों, 1956 के कंपनी अधिनियम को लागू होने से पूर्व कंपनी अंशों के स्थान पर स्टॉक का भी निर्गमन करती थी। सॉरी 1956, मैंने थोड़ा गलत बोल गया, अब लागू नहीं, 1956 लागू था, 1956 से पूर्व। लेकिन अब नहीं है, अब तो केवल आंतरिक पुनर्निर्माण के समय कंपनी पूर्णदत्त अंशों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। यानी कोई भी कंपनी अब स्टॉक का निर्गमन नहीं कर सकती, सिर्फ अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो शब्द इसमें दे रखा है आंतरिक पुनर्निर्माण, अपनी जो आंतरिक संरचना को परिवर्तित करने के लिए जो उसके फुल्ली पेड अप शेयर है, यानी जिन शेयरों पे पूरा पैसा मिल चुका है उनको कहते हैं पूर्णदत्त, उनको स्टॉक में परिवर्तित
कर सकती है। जैसे मान लो कंपनी के 1000 शेयर है 10 रुपये वाले, और उन कंपनी ने उन पे पैसे मांगे और 10 के 10 रुपये आ गए, तो उनको कहेंगे पूर्णदत्त अंश। और उनको वो चाहती तो स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट स्टॉक का निर्गमन नहीं कर सकती है। लास्ट के जो पैराग्राफ है उसमें स्टॉक के संबंध में बताया गया है, स्टॉक एक ऐसी प्रतिभूति है जिसका कोई निश्चित अंकित मूल्य नहीं होता, जबकि यह पूंजी का निश्चित भाग होती है। तो बच्चों, अंत में आपको स्टॉक के बारे में बताया। वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं है, वर्तमान में बाउंडेशन है कि स्टॉक का कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी चाहे तो अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कंपनी अपनी आंतरिक पुनर्निर्माण, अपनी आंतरिक संरचना को परिवर्तित करने के लिए पूर्णदत्त अंशों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। धन्यवाद।